मैंने प्रैक्टिस करने को कुछ बोला था, करा आप लोगों ने सबने? सीरियस हो गए लग रहा है पढ़ने के लिए। अच्छा है। चलो बहुत बढ़िया। तो बड़ी प्यारी सी बात पूछने जा रहा हूं मैं तुमसे, आशा करते हैं आप जानते होंगे। वो दो वर्ड होते हैं हमारी आईटी इंडस्ट्री में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, है ना? उन वर्ड के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, और अगर उन वर्ड्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो तुम अपने आप को कभी प्रोग्रामर या डेवलपर मत कहना, क्योंकि डेवलपर वही होता है जिससे सारा मेमोरी मैनेजमेंट आता है। तो हमारी आईडी में कोई भी लैंग्वेज हम पढ़ते हैं तो मेमोरी एलोकेशन की बात आती है। दो तरह का मेमोरी एलोकेशन, सही है? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी, यही वो दो वर्ड है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, सही है? अच्छे शब्द लिख लें। स्टैटिक और डायनेमिक दोनों मेमोरी एलोकेशन के बारे में कितने लोगों को पता है? हाथ उठाओ। स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किसे कहते हैं? आधा आधा क्यों उठा रहे हो? पूरा उठाना है। आधा है नहीं, प्रॉपर नहीं पता। ठीक है, करके बताना स्टार्ट करेंगे वहां से। स्टैटिक वर्ड का मीनिंग समझ लो एक बार, क्योंकि स्टैटिक वर्ड आपकी लाइफ में आता ही रहेगा अलग अलग केसेस में। तो मेमोरी एलोकेशन के केस में आ जाएगा, वो किसी भी चीज को फिक्स रिप्रेजेंट करना हो तो वहां पे हम उसे स्टैटिक वर्ड को यूज कर लेते हैं। वो तो एक इंग्लिश का वर्ड है ना। स्टैटिक क्या है? इंग्लिश का वर्ड है। डायनेमिक क्या है? इंग्लिश का वर्ड है। मेमोरी एलोकेशन अलग था। जब स्पेस एलोकेट किया जाता है उसे मेमोरी एलोकेशन कहते हैं, और स्पेस सारा का सारा मेन मेमोरी रैम में होता है। तो सारा एलोकेशन कहां चल रहा है? रैम में। और तो हम जो अपने प्रोग्राम बनाते आए थे K1 से, वो सारे प्रोग्राम्स में आपने क्या बनाया? सब फंक्शंस बनाए। और फंक्शन के लिए आपको ये पता ही होगा कि इनकी कॉल लगती है तो स्टैक के अंदर लगती है। तो फंक्शन के अंदर बनाए गए सारे लोकल वेरिएबल्स को मेमोरी स्टैक के अंदर ही मिलेगी। वो पेन मांग रहा है, वो उससे हाथ मिला रहा है। बहुत बढ़िया। तरीके से मार आता है। तुमने बोला पेन दे। तो डे वन से जो तुम वेरिएबल्स बना रहे हो, फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स बनते हैं उन्हें हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। उन सारे लोकल वेरिएबल्स को मेमोरी कहां मिलती है? स्टैक के अंदर। स्टैक के अंदर भी अलग अलग मेमोरी एरिया आता है, सही है? इसमें से स्टैक है, हीप है, नेटिव मेथड एरिया अलग होता है ना? एक मेथड एरिया अलग होता है जहां पे मेथड्स को मेमोरी एलोकेट होती है। अगर डीप डाइव करेंगे चल के तब जाके ये पता चलेगा, लेकिन अभी तो हमें बेसिक्स ही नहीं पता, तो वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो सारे वेरिएबल्स को मेमोरी कहां मिलेगी? मतलब वो तो स्टैक के अंदर मिल जाएगी। बढ़िया। अब जो वेरिएबल बने थे कल, वो क्लास के अंदर बनाए गए। किसके अंदर? क्लास के अंदर बनाए। अब क्लास के अंदर बनाए गए वेरिएबल्स को भी क्या मेमोरी स्टैक के अंदर ही मिली होगी? स्टैक के अंदर मिली होगी? नहीं, उनको स्टैक के अंदर मेमोरी नहीं मिली। तो कहां मिलती है? उन्होंने हीप के अंदर मिलती है। कौन देता है, कैसे देता है, यही समझना है। तो बाय डिफॉल्ट जो तुम वेरिएबल बना रहे हो ना इंटीजर फ्लोट लॉन्ग यूज करके फंक्शन के अंदर, उन सबको मेमोरी कहां मिलती थी? स्टैक के अंदर मिलती है। और उस मेमोरी एलोकेशन को ही हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। सर ऐसा कैसे कह सकते हैं उसको? आप तो कह रहे थे स्टैटिक का मतलब फिक्स्ड होता है, यहाँ पे क्या फिक्स्ड है? हमें बताओ। हेलो बताते हैं, है ना? क्या फिक्स्ड है कि जब प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं ना, तो सीपीयू शेड्यूलर हमको एक फिक्स साइज ऑफ स्टैक एलोकेट करके देता है। कहता है कि भाई आप अपने इस मेन एक्चुअली एक थ्रेड है, उसके लिए स्टैक
इस स्टैक के अंदर अपने सारे फंक्शंस कॉल कराते हैं, पुश होते रहेंगे, पॉप होते रहेंगे, पुश होते रहेंगे, पॉप होते रहेंगे। और रिकर्शन एक फंक्शन होता है, किसी ने सुना हो तो, कौन सा फंक्शन होता है? जो खुद को ही कॉल करता है। और कभी कभी अगर आपने बेस केस नहीं दिया ढंग का और वो इनफाइनाइट में फंस गया, तो एक टाइम आता है जब वो फंक्शन कॉल बंद होता है, उसे कहते हैं स्टैक ओवरफ्लो। एरर क्या है? बाद में चलता रहेगा तब तक जब तक स्टैक ओवरफ्लो नहीं हो जाता, मतलब फुल नहीं हो जाता है। ओवरफ्लो का तो मतलब वही हुआ ना, और स्टैक बनते जा रहे हैं, एक तो टाइम ऐसा आएगा ना जो फुल हो जाएगा। कुछ अगर फुल हो रहा है इसका मतलब वो फिक्स है, अगर कुछ भी फुल हो रहा है इसका मतलब एक साइज है, लिमिट है उसकी, है ना। बॉटल सर एक एक बूंद करके डालें या 10-10 ml डालें, एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जो कि ये फुल होगा, इसके ऊपर से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर इसके ऊपर से पानी निकल गया तो कह देंगे ना ओवरफ्लो हो गया। वैसे स्टैक के ऊपर से जब फंक्शन कॉल निकल जाती है तो स्टैक ओवरफ्लो, वो एरर आता है। अगर तुमने सी में या डेटा स्ट्रक्चर में किया होगा ये, ठीक है सर, समझ गए। तो स्टैक का साइज तो फिक्स होता है ना, इस बात से इतना तो क्लियर हुआ सर। तो सी में आ जाओ, तो सी में एक स्टैक मिला तुमको, प्रोग्राम कंपाइल किए, सबसे पहले तो सी आया था ना, जिसका साइज था 1 लाख बाइट्स। कितने साइज का स्टैक है? अज्यूम कर ले भाई 1 लाख बाइट का उन्होंने स्टैक दे दिया है, 10 लाख बाइट का दे दिया, जितना भी दे रहे हैं, ठीक है सर। आज तक कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा कि सर हमने सी में, सी प्लस प्लस में जहां हमने कोई एरे बनाया हो या फिर कोई वेरिएबल्स बनाए हो तो प्रोग्राम क्रैश हुआ, सारी मेमोरी एलोकेट हुई है, वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हुई है, कोई दिक्कत नहीं आई। वो इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने हमेशा छोटे डेटा पे काम किया है। वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल मतलब 4 बाइट ना, एरे लोगे 10 साइज का, 20 साइज का, 100 साइज का, 1000 साइज का, 1000 साइज के एरे के लिए कितना मेमोरी चाहिए? 4000 बाइट। एक ब्लॉक का साइज 4 बाइट है ना, 4000 बाइट चाहिए। क्या इतना काम नहीं हो सकता है? इतने से तो ज्यादा वो देता ही है हमेशा, ठीक है। 1 लाख बाइट लिख दिया मैंने, जिससे क्योंकि तुम्हें पता है वेरिएबल्स जो मेमोरी एलोकेट करते हैं वो बाइट्स में करते हैं, नहीं तो 1 लाख बाइट में क्या बनेंगे? बहुत सारे किलो बाइट्स बनेंगे, केबी, समझ रहे हो। तो एक स्टैक मिला, हमने कहा अज्यूम कर लेते हैं हमें एक स्टैक दिया गया जिसका साइज कितना था? 1 लाख बाइट का। हमने कहा ठीक है सर, हमने क्या किया, वेरिएबल्स बनाना स्टार्ट किए, मेन सी के अंदर है भैया, वेरिएबल बना लिए इंटीजर n, 4 बाइट का मेमोरी यहाँ एलोकेट हो जाएगा। 1 लाख बाइट है, स्पेस ह्यूज स्पेस है, 4 बाइट का एलोकेट कर ही देंगे। एक ब्लॉक बना दिया, 2 बनाओ 10 बनाओ। हम यहाँ एरे बनाते थे सी में, इंटीजर एरे, और एरे का साइज यहाँ बताया करते हैं। अगर मैं 100 लिख दूं तो 100 ब्लॉक एलोकेट हो जाएंगे यहाँ स्टैक के अंदर, और हर ब्लॉक का साइज 4 बाइट होगा, तो 400 बाइट मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। हाँ सर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने करके देखा है और ये होता है। अगर जिसने नहीं भी किया है करके देखोगे होगा, सही है। मैंने कहा साइज एरे का सर फिक्स्ड होता है, स्टैटिक होता है, अभी बताया था, स्टैटिक होता है। स्टैटिक मतलब हमारा जो मेंटालिटी है स्टैटिक्स को लेके वो है कंपाइल टाइम वाली बात है। सिर्फ कंपाइल टाइम पे जो एलोकेशन होता है वो स्टैटिक होता है, ठीक है ना। तुमने कहा कंपाइल टाइम पे फिक्स हो जाता होगा इसका साइज, उसके बाद वो ग्रो नहीं कर सकता होगा। तो जब प्रोग्राम को रन करते हैं मैं स्कैन एफ से यूजर इनपुट मांग सकता हूं, तो यूजर अगर इनपुट दे रहा है तो वो रन टाइम पे तो दे रहा है, जब प्रोग्राम रन हो रहा है, प्रोग्राम रन हुआ, एंटर नंबर या एंटर द साइज आपसे पूछ रहा है, और तब तुम इनपुट डाल रहे हो तो कह दूंगा ये रन टाइम है, प्रोग्राम रन हो रहा है तो रन टाइम है ना फिर। और एंड में वो इनपुट आ रहा है, मैंने यहाँ स्कैन एफ के थ्रू यूजर इनपुट लिया, परसेंट डी लगाते थे ना तुम, फॉर्मेट स्पेसिफायर याद है, इसके एड्रेस पे, एन के एड्रेस पे आपने ले लिया। इसमें क्या किया, इसमें एन में जो वैल्यू डालनी होगी कुछ भी डाल सकता है, मैंने यहाँ एन ही पास कर दिया। तो रन टाइम पे यूजर डिसाइड कर पा रहा है ना कितना साइज होगा इस एरे का, तो 10 अगर डालेगा एन में तो इस एरे का साइज 10 होने वाला है,
20 डालेगा तो 20 होगा, वो 1 लाख डालेगा तो इसका भी 1 लाख साइज हो जाएगा ना। वो थोड़ा सा मैड था, उसके पास बहुत सारा डेटा था और इसी छोटे से एप्लीकेशन से उसने बोल दिया स्टोर कर दे। एंड में जो वैल्यू आई यूजर इनपुट वो थी 2 lakhs। कितनी थी? और एन कहां भेजा था तुमने? ARR के अंदर। किधर? ARR के अंदर। तो तुम एरे से कह रहे हो ना, इंटीजर से कह रहे हो कि एक एरे बनाओ n साइज का। n की कितनी वैल्यू है? 2 लाख। मतलब आप कह रहे हो कि 2 लाख ब्लॉक एलोकेट कर दो। अब 2 लाख ब्लॉक को एलोकेट करने के लिए ईच ब्लॉक कितना मेमोरी लेता है? 4 बाइट ना, इंटीजर टाइप का है। 8 लाख बाइट का स्पेस चाहिए आपको। क्या तुम्हारे पास है 8 लाख बाइट का स्पेस? तो ऐसे टाइम पे जब बल्क में डेटा आता था, बल्क एलोकेशन करना था, उस केस में स्टैक फेल हो जाता था। स्टैक क्या था? स्टैटिक था, फिक्स्ड था। क्यों कंपाइल टाइम में डिसाइड हो गया कि भाई इतना स्टैक का हमारा साइज है, वो ग्रो नहीं कर सकता था खुद को। तो जितना साइज है इसका, टाइम होता है ना, ओवरफ्लो हो रहा था ना, तो जब जब ये फुल हो जाता होगा तभी ओवरफ्लो होता होगा। जब इसका साइज खत्म हो गया, 1 लाख बाइट टोटल इनका साइज, 8 लाख बाइट का डेटा कहां से स्टोर कर लेंगे? क्या एप्लीकेशन चल पाएगा? नहीं सर। बट क्या लिमिट होती है कोई डेटा की आईडी में? हमारे वेबसाइट पे कितने भी यूजर्स आ सकते हैं। तुम फेसबुक हो, फेसबुक पे तो मल्टीपल लोग डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं, मिलियंस में लोग आ रहे हैं और हर एक बंदे के पास बहुत सारा डेटा है। पहले तो उसने अपनी इंफॉर्मेशन, अपना बायो फिल किया, उसके बाद वो पोस्ट अपलोड कर रहा है। पोस्ट अपलोड कर रहा है, उसके लिए भी तो स्पेस चाहिए ना। वीडियो अपलोड कर रहा है, उसके लिए भी स्पेस चाहिए। कुछ लोग ने 2 घंटे की वीडियो डाल दी, बताओ मेमोरी नहीं लेगी क्या? वो भी तो शो करना है उनको। तो हमें डेटा, बल्क में डेटा पे काम करना होता है और बल्क में डेटा में काम करने के लिए स्टैक इंप्लीमेंट करना सफिशिएंट या इनफ नहीं होता, क्योंकि इसका एक लिमिट है। ये स्टैटिक है, ये फिक्स्ड है। एरे को फिक्स्ड क्यों कहते हैं? देखा एरे में अभी एन में आपने 2 लाख डाला है, अब 2 भी डाल देते ना तो एरे का साइज कितना हो जाता है? 2। इस लाइन के बाद जैसे ही वो आगे बढ़ जाता है ना, आपका जो कंपाइलर है इस लाइन को चलाने के बाद जैसे ही आगे बढ़ता है ना, नेक्स्ट लाइन पे बढ़ने के बाद इस एरे में ना तो एक भी एक्स्ट्रा ब्लॉक ऐड होगा, ना ही एक भी ब्लॉक डिलीट होता है। कभी भी एरे में ना ब्लॉक डिलीट होते हैं, ना ही इंसर्ट होते हैं। ध्यान रखना, एरे में ना इंसर्शन होता है ना डिलीशन होता है ब्लॉक्स का। मेमोरी ब्लॉक जितने एक बार एलोकेट हो गए उतने ही रहते हैं। चाहिए तो पूरा एरे डिलीट कर सकते हो, एक या 2 या 10 कितने भी ब्लॉक्स को हटा नहीं सकते, इसलिए इसे हम स्टैटिक कहते हैं। एरे क्या होता है? सर फिक्स्ड होता है, एक बार जितना आपने साइज बता दिया उतनी मेमोरी ले लेगा एक बार, उसके बाद उसका साइज ना तो कम होगा, ना श्रिंक होगा, ना ही ग्रो होगा। ठीक है, इसलिए हम उसे स्टैटिक कहते हैं। पर ये जो एलोकेशन करवा रहे थे ये स्टैटिक के अंदर आ गई, क्योंकि ये सब स्टैक में होती थी। बट हमको क्या चाहिए? हमको तो सर 2 लाख ब्लॉक एलोकेट करवाने ही हैं। तो ये प्रॉब्लम जब आई हमारी लाइफ में, हम कहाँ सी प्रोग्रामिंग में कोड कर रहे थे, जब ये प्रॉब्लम आई सारे डेवलपर बैटरी से काम करके अब क्या करें? ये जो बल्क में डेटा आएगा से कहाँ शो करेंगे? स्टैक ने तो हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमसे ना हो पाएगा, हमारे पास तो है ही नहीं इतना स्पेस जो इनसे स्टोर करा पाए डेटा को। उस केस में जब स्टैक ने हाथ खड़े कर दिए तब एक नया मेमोरी एरिया आया। तब बैठे डिस्कस कर रहे थे, इधर सी प्रोग्रामिंग बैठी थी, इधर डेवलपर कम्युनिटी बैठी थी, है ना, सारे बंदे बैठे आपस में बातचीत कर रहे, कह रहे कि प्रोग्राम हो ही नहीं पाएगा, कैसे डेवलपमेंट करें। उस केस में एक तीसरा बंदा आता है, एक हाथ में उसके कॉफी का मग था, कॉफी पीता हुआ है और आगे बोला क्या हुआ भाई? डेवलपर से बोल, डेवलपर ने बताया, सामने स्टैक को भी बिठा रखा था कि भाई ये मेमोरी नहीं दे रहा, मुझे स्पेस नहीं दे रहा, कितना डेटा स्टोर करना है? निकाह कितना भी करें, रन टाइम पे हमें जितनी जरूरत है उतना तुम स्टोर करके दो ना, तुम तो मेमोरी हो ना, दो मेमोरी। स्टैक कह रहा है उस बंदे से जो नया आया, उसका नाम था हीप।
क्या नाम था? जो अभी एंटर हुआ है सभा में, मीटिंग में, ठीक है, उससे बोलता है कि यार समझाओ इनको, मेरे पास है ही नहीं इतना स्पेस, मैं कहां से इनके ब्लॉक एलोकेट करा दूं। और स्टैक का वो रिलेटिव था, ठीक, तो वो भी मेमोरी एरिया, वो भी मेमोरी एरिया, ये दोनों किसके पार्ट थे? रैम के पार्ट थे। तो उसने कहा छोटा भाई है मेरा, ऐसे ऐसे मत बताओ, हमें बताओ तुमको क्या प्रॉब्लम है। डेवलपर से बोला, तो डेवलपर ने कहा ठीक क्या है, एक दूसरा नया मेमोरी एरिया है, आगे मीटिंग में सामने ही, इसने कहा हमें बताओ क्या प्रॉब्लम क्या है हमारी, सही है। तो डेवलपर्स कम्युनिटी बोलने लगती कि भाई देखो हमने 2 लाख बाइट इनको दिए, जानकारी कर दी, करे हमारे पास स्पेस ही नहीं, कहां से एलोकेट करें। कोई नहीं, छोटा है वो, उससे कुछ मत करो, जितना मेमोरी चाहिए ना तुमको रन टाइम पे। अब बात जब बहस ही हो रही थी तो गुस्से में आ गई, तूने कहा जितना चाहिए तुम मुझे बता, मुझे कुछ नहीं बोलो, जितना चाहिए। 2 लाख बाइट चाहिए मैं दूंगा, 10 लाख चाहिए मैं दूंगा, आपको मेगाबाइट में भी डेटा चाहिए ना मैं दूंगा, आपको गीगाबाइट में चाहिए, जीबी में चाहिए, वो भी मैं दूंगा, जितना चाहिए रन टाइम पे मुझे बताओगे, इससे कुछ नहीं कहोगे। जब इतनी बात बोल गई हिट में, तो डेवलपर कम्युनिटी थोड़ी सी खुश हो गई कि चलो हमारा सोल्यूशन मिल गया, हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा, ये बहुत बढ़िया। फिर अब एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, और डेवलपर्स ने कहा देखो बाय डिफॉल्ट सारा मेमोरी एलोकेशन जो था ना वो स्टैक में हो जाता था उन कीवर्ड्स की हेल्प से, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे ना वो सब कहां एलोकेशन कर रहे थे, यहां कर रहे थे। बट हीप में मेमोरी एलोकेट कैसे? अगर ये दोनों अलग अलग स्पेस है, मैं कह रहा हूं 2 अलग रूम है या 2 अलग सिटी है, मुझे इस सिटी में कुछ अपना, मेरा एक वेयर हाउस है, एक वेयर हाउस भी है, बाय डिफॉल्ट ये मेरे, मैं यहीं पे काम करता हूं, यहीं पे स्टोर होता है, बट मुझे यहां से उठ के उधर जाना है तो कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ना, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट होने के लिए। हाँ, तो वैसे ही इस लोकेशन से स्टैक से हीप में मेमोरी एलोकेशन के लिए हमें कुछ एफर्ट्स देने पड़ रहे थे, उसके लिए हमें कुछ इंप्लीमेंटेशन करने की जरूरत थी, कुछ इंप्लीमेंटेशन, उसके लिए लॉजिक लिखना पड़ेगा भाई हीप में कैसे मेमोरी एलोकेट हो। तो डेवलपर कम्युनिटी का देखो ये हमें नहीं पता, अब ये बैठी है लैंग्वेज, सीधी तो बैठी थी भाई, ये करके देगी। डेवलपर ने कहा मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं कोई लॉजिक नहीं लिखना चाहता, ये काम इसका है, सब कुछ तो इन्हीं दिया ना, सारे डेटा टाइप प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव पॉइंटर पॉइंटर सब किसने दिए? इन्हें दिए, हम तो सिर्फ बनाते हैं, उनको यूज करते हैं, हम अभी भी यूजर ही रहेंगे। डेवलपर अगर डेवलप कर रहा है ना एक एप्लीकेशन को किसी लैंग्वेज का यूज करके, तो ऐसा थोड़ी ना है कि उसने वो लैंग्वेज बनाई है, वो तुम उनके सिंटैक्स को फॉलो करके एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो भाई, तो तुम कुछ नहीं बना रहे। क्लास बनाना आता है? नहीं आता तुमको, क्लास बना दोगे? नहीं बना देंगे। कौन बना के देता है क्लास? क्लास नाम का कीवर्ड बना के देता है, किसने बनाया, तुमने या जावा ने? सर जावा ने बनाया। 4 बाइट का मेमोरी एलोकेट करना है इंटीजर टाइप का, कर दोगे? हाँ सर एन लिखते ही 4 बाइट एलोकेट हो गई, तुमने एलोकेट की? नहीं, एन नहीं किया। तो सब कुछ सारा एलोकेशन जब सी कर रहा था तो ये हम क्यों करें? तो सी से कहा सी का भैया वो मत तुम लोग, बात बात पे नाराज हो जाते हो, लड़ने पे आ जाते हो, कोई बात नहीं, ये काम भी हम ही कर देंगे। ऐसा कौन बोला? सी बोला। सी ने कहा बाय डिफॉल्ट सारा मेमोरी एलोकेशन इधर हो रहा है, क्या हो रहा है? अगर वहां मेमोरी एलोकेट करनी है ना तुमको, तो सी ने फिर लॉन्च किए 4 फंक्शन जिनके नाम थे malloc, calloc, realloc, free। ये किसने दिया? सी ने। किस लिए दिया? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ओ ठीक ठीक। अब एक और प्रॉब्लम आई यहाँ पे,
आज बहुत खुलासे होने वाले हैं। तुम लोगों के नहीं, इधर प्रोग्रामिंग एक ही डाउन लेके चले जा रहा है जो तुमने सी में पढ़ा था, सी में जो तुम इम्प्लीमेंट कर रहे थे, क्या हो रहा था वहां पे वो ऊपर। तो मैलॉक, कैलॉक और रियलॉक या फ्री ऐसे फंक्शन जो बनाए गए, इसलिए बनाए गए क्या बताओ सर? मेमोरी एलोकेशन के लिए बनाए। मेमोरी ये डीप में एलोकेट करेंगे और एक साथ हो सकता है एरे इंप्लीमेंट कर दिया, अगर 1 लाख साइज का है तो 4 लाख बाइट एलोकेट करने जाएंगे। 4 लाख बाइट में 1 लाख ब्लॉक्स होंगे, हर एक का यूनिक एड्रेस होता है। हाँ सर, क्या सारे एड्रेस को स्टोर करेंगे? नहीं, पहले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर किया जाता है। तो निगाह, मुझे बता मैंने क्या किया? मैं आपसे आया यहाँ आके बोला देखो भाई, तुमने इस टाइम पे एडमिशन लिया न्यूकैट में, वो इसका बहुत हेलो एनिवर्सरी का टाइम था, तो इसलिए न्यूकैट खुश होकर आपको एक एक फ्लैग गिफ्ट कर रहा है। कैसा लगा? मजा आया? तो एक एक फ्लैग गिफ्ट कर रहा है एनसीआर, और मजा आया। फ्लैग कहीं दूसरी लोकेशन पर होता तो फिर थोड़ा टेंशन में आते। एनसीआर में कर रहा है तो सर अपनी रीच में। और इतना कह के मैं घर चला गया। मैंने बोला कल से तुम लोग अपना अपना शिफ्ट हो जाना वहां पे, और मैं कह के चला गया। क्या उन फ्लैट्स को कभी भी तुम एक्सेस कर पाओगे? पर हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? आपने एड्रेस ही नहीं दिया, कौन सा फ्लैट, कहां का फ्लैट बता तो जाते, बता देते तो हम पहुंच जाते, वहां लड़े लड़ा के हम की ले लेते उनसे, हमारे नाम पे रजिस्टर हुआ होगा ना, जाके देख लेते। एड्रेस तो दे दो। बिना एड्रेस के हम किसी भी स्पेस को एक्सेस नहीं कर सकते। दूसरा एकदम कनेक्ट करेगा, ध्यान रखना, हर एक घर का यूनिक एड्रेस होता है, हर एक घर का होता है। आपके पड़ोसी का और आपका सब कुछ सेम होगा, बट हाउस नंबर तो अलग होगा ना। आप अगर किसी सोसाइटी में रह रहे हो, आपकी फ्लोर पे 2000 फ्लैट भी है ना, सबका एड्रेस सेम है, बट फ्लैट नंबर तो अलग है ना, जो आपके एड्रेस को यूनिक बनाता है। वैसे ही हर एक ब्लॉक जो मेमोरी में एलोकेट किया जाता है उसका यूनिक एड्रेस होता है, जिसके ब्याह पे वो डेटा को एक्सेस किया जाता है। ठीक, तो सिर्फ फ्लैग्स को एलोकेट कर देना, बना के खड़ा करके आपको इन्फॉर्म किया बस इतना कि तुमको फ्लैग गिफ्ट किया है और हम चले गए, क्या तुम उसको कभी एक्सेस कर पाओगे? तो अगर बनाया है तो उसका एड्रेस हमें देकर जाओ, हम उसको एक्सेस कर लेंगे। तो मैलॉक, कैलॉक और रियलॉक से कहा गया कि तुम जो मेमोरी एलोकेट करोगे ना हीप में, उसका एड्रेस हमें देकर जाना। इनका काम क्या होता है? इनका काम सिर्फ मेमोरी एलोकेशन का नहीं है, मेमोरी एलोकेट करेंगे, ब्लॉक से एलोकेट करेंगे, उसके बाद उसका एड्रेस रिटर्न करेंगे। क्या रिटर्न करेंगे? यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, एड्रेस को स्टोर कर सके ऐसा कोई वेरिएबल ही नहीं था सी के पास। एड्रेस को स्टोर कर सके ऐसा कोई वेरिएबल ही नहीं था। प्रिमिटिव जो तुम्हारे हैं ना, उनका टाइप है ना, हर एक का सारे प्रिमिटिव टाइप स्पेसिफिक होते हैं। इंट का वेरिएबल बनाएंगे तो नंबर ही स्टोर करेगा, एड्रेस नहीं। कैर का वेरिएबल बनाएंगे तो नंबर स्टोर करेगा, एड्रेस नहीं। अब एक प्रॉब्लम और जनरेट ये हुई कि भाई अब एड्रेस को स्टोर करें तो वेरिएबल नहीं है, क्या करें कि एड्रेस स्टोर हो जाए, जो मेमोरी एलोकेट हो रही है उसका एड्रेस स्टोर हो जाए। तो इस केस में सी ने फिर इन्वेंशन कर दिया एक नए चैप्टर का, और वो चैप्टर का नाम है पॉइंटर। सर पॉइंटर इसलिए आए थे क्या? हाँ, जाके हिस्ट्री पढ़ो, पॉइंटर वेरिएबल की इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए पॉइंटर बनाए गए। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल था जो किसी भी वेरिएबल या किसी भी ब्लॉक का एड्रेस होल्ड कर सकता था, वही होता है पॉइंटर वेरिएबल। हाँ, इसलिए जब भी तुम इनके प्रोटोटाइप की तरफ जाओगे तो यहाँ लिखा रहता था वॉइड स्टार। पॉइंटर की भी टाइप होते हैं, वॉइड पॉइंटर भी होता है, नल पॉइंटर होता है, डैंगलिंग पॉइंटर होता है, और
वाइड पॉइंटर होता था, बहुत सारे टाइप के पॉइंटर के। वर्ड वो पॉइंटर होता है जो किसी में भी कास्ट हो सकता था, इसलिए इनके जो रिटर्न टाइप थे वो क्या थे, वर्ड स्टार। तो पॉइंटर वेरिएबल बनाने के लिए क्या लेकर आए, स्टार, कि भैया ये वाला वेरिएबल अब स्टार बन गया, और अगर स्टार है तो उसकी पब्लिसिटी ज्यादा होगी, उससे ज्यादा लोग जानते होंगे और वो ज्यादा बड़े बड़े काम करता होगा। हाँ, तुम्हारे नॉर्मल वेरिएबल है वो डेटा पे काम करते हैं, पॉइंटर वेरिएबल स्टार था इसलिए ये एड्रेस पे काम करता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कर सकते थे आप। तो पॉइंटर कब आए थे, क्यों आए थे, समझ में आ रहा है? क्या बिना पॉइंटर के डेटा, सॉरी मैलॉक एलोक जो ब्लॉक एलोकेट कर रहे थे उनका एड्रेस स्टोर कर पाते तुम? नहीं कर पाते, तभी तो बनाए होंगे, नहीं तो क्यों फालतू में इतना बड़ा कॉन्सेप्ट लेकर आए होंगे, समझ रहे हो? फिर उसके बाद ठीक है, तो हम इन फंक्शंस को यूज करके डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करने लगते हैं। यहाँ पे तुम बताते हो पैरामीटर में कितना बाइट चाहिए, ये क्या करेंगे, जाके हीप में मेमोरी एलोकेट कर देंगे। इसके बाद एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, ये किसका काम था, सी प्रोग्रामिंग का। इसके बाद लॉन्च हुआ सी का एक्सटेंशन, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। क्या इस प्रोग्रामिंग में हमें जरूरत नहीं होगी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, वर्ड पे जाओ, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या था, फिक्स्ड, जो स्टैक में होता था। डायनेमिक मतलब रन टाइम पे एज पर द रिक्वायरमेंट अगर मेमोरी एलोकेट हो पा रही है तो वो ग्रोएबल है, डायनेमिक है। रन टाइम पे मुझे 10 बाइट चाहिए तो 10 मिल रहे हैं, 100 चाहिए 100 मिल रहे हैं, 1 लाख चाहिए तो 1 लाख भी मिल रहे हैं, तो वो डायनेमिक हुआ ना। तो ऐसे मेमोरी एलोकेशन को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किस एरिया में होता है, हीप में होता है, और हीप में मेमोरी एलोकेशन के लिए सी यूज करता है इन फंक्शन। तो सी प्लस प्लस कह रहा था कि हमको भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करना है, क्या हम मैलोक कैलोक यूज कर लें? कर सकते हैं, क्योंकि वो फंक्शन यहाँ भी अवेलेबल होंगे। लाइब्रेरी ऐड करो, कर लो, क्योंकि सी प्लस प्लस प्रोसीजरल प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी तो इन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए, मेमोरी एलोकेशन के लिए, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उनको मेमोरी हीप में एलोकेट कराने के लिए नए कीवर्ड्स बना, इन तीनों को कंप्रेस करके एक कीवर्ड लॉन्च किया इन्होंने जिसका नाम था न्यू। क्या नाम था, न्यू। का काम क्या होगा, वही काम जो इनका था, न्यू भी हीप में मेमोरी एलोकेट करके उसका एड्रेस रेफरेंस रिटर्न करके देगा। दो काम होंगे न्यू के, क्या, मेमोरी एलोकेशन, उसके बाद एड्रेस रिटर्न कर। उस एड्रेस को स्टोर करने के लिए C++ के पास पॉइंटर तो था ही था, क्योंकि सी से ही आया था। इन्होंने एक नया वेरिएबल भी लॉन्च किया जिसका नाम था रेफरेंस वेरिएबल। क्या लॉन्च कर दिया, अब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अगर डेवलपर रिस्पांसिबिलिटी होती है तो डी एलोकेशन के लिए सी ने फ्री फंक्शन भी दिया था। अगर तुम एक्सप्लिसिटली यहाँ मेमोरी एलोकेट कर रहे हो ना तो डी एलोकेट करना भी तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी होगी, तो उसके लिए सी में हम फ्री फंक्शन कॉल करते हैं। C++ अगर डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करेगी तो उसको भी तो डी एलोकेशन करना होगा। तो उन्होंने कहा हम ऑब्जेक्ट को कैसे फ्री कराएंगे, तो उन्होंने कहा उसके लिए भी इन्होंने नया कीवर्ड लॉन्च किया जिसका नाम था बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, हाँ बनाएगा। हीप में सर एज पर द रिक्वायरमेंट जितना चाहिए उतना मेमोरी एलोकेट हो जाता है, इसलिए हम उसे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर एक लैंग्वेज आती है जावा। क्या यहाँ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नहीं करना होगा, क्यों नहीं करना होगा सर, बिना डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के काम कैसे करेगा? तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करने के लिए जावा ने सोचा यार ऑब्जेक्ट को हमें भी बनाना, जावा क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना,
सारा गेम ऑब्जेक्ट का एक बने या एक लाख में तो सारे ऑब्जेक्ट बनाने हैं, रन टाइम पे जितनी जरूरत पड़े उतने ऑब्जेक्ट बनाने हैं, तो रन टाइम मेमोरी एलोकेशन यही होता है। इसे हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। डायनेमिक या रन टाइम मेमोरी एलोकेशन एक ही बात है। कंपाइल टाइम या फिर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एक ही बात है, ठीक है। अलग अलग नामों से जानते हैं। जावा में जाके उसे और ज्यादा डीप डाइव करोगे तो मैं अलग अलग वर्ड्स से तुम्हें समझाऊंगा जब ज्यादा डीप डाइव करते हैं, ठीक। अच्छा, तो जावा ने क्या किया था, जावा में भी तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करना होगा, इन्हें कुछ फंक्शन बनाए या नहीं। जावा आलसी सेम आपकी तरह है ना। जावा कहता देखो हम कुछ नहीं बनाएंगे। जावा ने क्या किया, C++ के उस न्यू कीवर्ड को एज इट इज यूज कर दिया। कल याद होगा आपको ऑब्जेक्ट तुमने न्यू से ही बनाया, और न्यू से अगर बनाया होगा तो उसको मेमोरी कहाँ मिली होगी, हीप में। मतलब वो जो तुम न्यू से बनाओगे वो सारा एलोकेशन हीप में होगा, और उस एलोकेशन को क्या कहेंगे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो न्यू के थ्रू बनाएंगे कोई भी ऑब्जेक्ट, एरे हो, स्ट्रिंग हो, या आपके कस्टम ऑब्जेक्ट्स हो, कलेक्शन ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, न्यू से बना हीप में गया, हीप में गया तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। न्यू नहीं लगाया है और कोई भी वेरिएबल है तो वो हीप में नहीं है। और कुछ प्रॉपर्टी ऐसी भी होती है जो हीप में भी होती है बट वो डायनेमिक का पार्ट नहीं होती। सर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का पार्ट होगी फिर, हाँ। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या है, उनका फिक्स्ड मेमोरी एलोकेशन को स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। फिक्स मतलब जो एक बार जो फिक्स हो जाती है उसे हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहेंगे। जो रन टाइम पे ग्लोबल हो, रन टाइम पे एलोकेट होती हो उसे हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो वो जितने भी वेरिएबल्स, जितने भी फंक्शंस जिनके आगे आप स्टैटिक कीवर्ड लगा दोगे ना, उस सबको एक ही बार मेमोरी एलोकेट होती है। और जिनके आगे नहीं लगाएंगे उनको क्या बार बार होगी, बिल्कुल। अगर एक वेरिएबल मैंने स्टैटिक बनाया है क्लास के अंदर, तो उस वेरिएबल को क्लास लोडिंग टाइम पे एक बार मेमोरी मिल जाती है, और वहीं पे एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल बनाया जिसका स्टैटिक नहीं लगा है, उसको रन टाइम पे आप जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार नई मेमोरी मिलेगी। 100 ऑब्जेक्ट बनाए, इंटीजर वेरिएबल है तो 400 बाइट उसके लिए अलग अलग एलोकेट होंगे हीप में। और वहीं पे स्टैटिक वेरिएबल है, तुम 2 लाख ऑब्जेक्ट क्यों ना बना लो, उस वेरिएबल को एक ही बार फिक्स हो जाती है मेमोरी, कितना, एक बार। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, उसको मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे। जब मैं आपको एग्जीक्यूशन प्रोसेस समझाऊंगा। सर एग्जीक्यूशन प्रोसेस तो हमें आता है, जावा सी मतलब कंपाइल, जावा मतलब रन। जावा सी कंपाइलर है ना, कंपाइल करता है, व्हाइट कोड मिलता है, व्हाइट कोड को हम रन करते हैं, जेवीएम को पकड़ाते हैं, जेवीएम उसको एग्जीक्यूट कर देता है। यही तो है कंपाइलेशन प्रोसेस, एग्जीक्यूशन प्रोसेस तो यही है। हाँ यही, बट कंपाइलर में क्या चल रहा है, जेवीएम में कितने प्रोसेस चल रहे हैं, ये भी तो पता करने होंगे। इसके अंदर कौन सी मेमोरी कब एलोकेट होती है ये भी हमको पता करना होगा। जब मैं स्टैटिक नॉन स्टैटिक बताऊंगा तब ये भी करना होगा, ठीक है। तो जावा ने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करना है तो इन्होंने न्यू कीवर्ड वहीं से उठा लिया, कहां से, C++ से, आगे यूज कर। तो डी एलोकेशन भी कर ले, यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन का तो डी एलोकेशन भी तो था फ्री के अंदर। एलोकेशन न्यू कराता था C++ में तो डी एलोकेशन डिलीट कीवर्ड कराता था। जावा ने जब न्यू कीवर्ड C++ से उठाया है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, तो डिलीशन के लिए भी तो यहीं से कीवर्ड लिया होगा, नहीं कर पाएंगे। अब डेवलपर रिस्पांसिबिलिटी नहीं रहेगी क्या डी एलोकेशन जावा में आके, क्या देखो ये तो डेवलपर रिस्पांसिबिलिटी ही है, करना तो पड़ता ही है, बट जावा ने डी एलोकेशन को एज अ फीचर लॉन्च कर दिया। क्या, एज अ फीचर लॉन्च कर दिया, और उस फीचर को हम कहते हैं गार्बेज कलेक्टर।
क्या कहते हैं? गार्बेज कलेक्टर। सर एक ऐसा बंदा जो गार्बेज को कलेक्ट करता है। गार्बेज मतलब क्या? भाई जो आपके दिमाग में है क्या होता है गार्बेज को इंजीनियर कहते होंगे? कूड़ा कचरा। अच्छा वो है क्या तुम्हारे दिमाग में? नहीं है गार्बेज। अभी तो हमने कहा मेमोरी डेवलपर से कहा देखो भाई तुम डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करने पे ध्यान दो, अपने लॉजिक पे ध्यान दो, डीएलोकेशन के चक्कर में मत पड़ो, वो हम करते हैं। ये कौन बोला? जावा। उसे ऑटोमेटिकली होता है क्या ये? हाँ ऑटो मैं क्या हुआ? इंटेलिजेंटली कह दूं इंटरनली वो चल रहा है। ये कह रहा है तुम क्या समझे पहले वो बताओ। ठीक है तो डिलीट नहीं करना पड़ेगा। डिलीट के लिए इन्होंने क्या लॉन्च किया? गार्बेज कलेक्टर, जीसी वाला लॉन्च। ये क्या है? एक्चुअली एक डेमन थ्रेड है जो बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होता है, मेन के बैकग्राउंड में, जो आपके अनयूज्ड ऑब्जेक्ट को मार्क करता रहता है। तुम जो न्यू से बनाओगे उनको मार्क कर लेगा। अनयूज्ड मतलब कौन से? वो ऑब्जेक्ट जिनसे तुमने अपने मेथड कॉल किए हैं, सारी कॉल्स खत्म हो गई, वो अनयूज्ड है, उसे मार्क कर लेगा और जब प्रोग्राम बंद होगा उससे पहले उसको डिलीट कर देगा। कौन करता है ये? हम करेंगे, हम थोड़ी ना ये ठीक है, समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया। तो एलोकेशन ही करना है हमको जावा में। ये वाली झंझट तो हटी गई ना हमारी लाइफ से, इजी हो गया हमारा। मेमोरी एलोकेशन के लिए हमें अलग अलग फंक्शन कॉल नहीं करने, न्यू कॉल कर। तो कल हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो ऑब्जेक्ट न्यू से बना, और न्यू से बना था तो उसको मेमोरी हीप में मिली होगी, और उस मेमोरी एलोकेशन को हम क्या कहेंगे? डायनेमिक या वन टाइम मेमोरी एलोकेशन। सही है। अब अगर न्यू से ऑब्जेक्ट बना किसी भी क्लास का तो कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, क्या क्या उसके अंदर स्टोर हो सकता है, ये पता करना होगा। तो यहां आओ फिर तो ये है हमारा हीप एरिया। ठीक है, अब आप प्रोग्राम को स्टार्ट से ड्राइव करेंगे। सर मेन से स्टार्ट होता है ना प्रोग्राम से। लाइन नंबर 35 खाली है, 36 पे कमेंट है, तो 37 पे आपने बोला पर्सन श्याम इक्वल्स टू न्यू पर्सन। पर्सन के पीछे ब्रैकेट लगाया, फंक्शन कॉल है, ये ऑपरेटर ये पहले सॉल्व होगा तो फंक्शन कॉल पहले होगा, ये फंक्शन कॉल होगा। ये क्या होता है? एक्चुअली ये कंस्ट्रक्टर होता है। क्या होता है? कंस्ट्रक्टर, जो आपको इसके बाद पढ़ाया जाएगा। तो आपने पर्सन का एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ है, वो कॉल हुआ, उसके बाद न्यू चलेगा। न्यू का काम क्या है सर? मतलब न्यू का काम है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का। किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो तुम? पर्सन का। ये ना वो पर्सन क्लास जिसका तुम ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो हीप में एक ब्लॉक एलोकेट होगा, बहुत बड़ा ब्लॉक, और उस ब्लॉक का एक एड्रेस होगा। मैंने कहा ये एड्रेस है 710। सही। इस ब्लॉक के अंदर क्या क्या होने वाला है सर? क्या स्टोर हुआ? इस ब्लॉक के अंदर सिर्फ अपने न्यू वाली लाइन लिखी है, अभी 37 की बात चल रही है, नीचे तुमने जो लिखा है असाइनमेंट किया कुछ किया मानी तो एक लाइन करके जैसे आपने लिखा पर्सन श्याम इक्वल्स टू न्यू पर्सन, क्या लिखा ना? तो न्यू ने क्या किया? न्यू आया इधर हीप में, उसने एक ब्लॉक एलोकेट किया, उसका एक एड्रेस था, उस ब्लॉक के अंदर क्या क्या रहा होगा?
ठीक है, उस ब्लॉक के अंदर वो सारे वेरिएबल्स के लिए एक अलग अलग ब्लॉक एलोकेट हुआ होगा। इंटीजर टाइप का एक बॉक्स बना होगा आईडी के लिए, इसी के अंदर एक एज के लिए ब्लॉक बनाया होगा, इसने नेम के लिए बना होगा और जेंडर के लिए बना होगा। इतना किया। इसके बाद न्यूमेरॉन क्या है, एलोकेशन करना और उसके बाद उसका रेफरेंस रिटर्न करना। ठीक है, क्या सर फंक्शन का रेफरेंस वगैरह वो उसका क्या, ये जितने भी फंक्शन बनाए हैं ना उन सब का रेफरेंस भी किसी के अंदर होता है। ये जो एलोकेट हुआ है कौन सा है सर, ईट, ये भी इधर ही रखा होगा। ये कौन सा था, अशल, और कौन सा था, फ्लीट, प्रिंट, ये सारे फंक्शन भी इसी के अंदर एलोकेट हुए हैं। अभी इतना ठीक। फिर इसका जो एक कॉमन एड्रेस है वो ये है, इन सबको एक्सेस करने का एक रेफरेंस क्रिएट हुआ है। इस रेफरेंस को वो रिटर्न करेगा कौन, न्यू। इनका काम क्या है, वही जो मैलोक करता था, मेमोरी एलोकेशन है, एड्रेस रिटर्न कर दो। मेमोरी एलोकेट हो चुकी है, अब एड्रेस रिटर्न होगा। ये वाला एड्रेस न्यू की कृपा से रिटर्न हुआ और एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस को होल्ड कर सके वो रेफरेंस वेरिएबल ही होना चाहिए ना। जैसे आप अब तक ये बनाए थे तो आता ही है, तो इंट n लिखते हो तो n को मेमोरी एलोकेट हो जाती है ना। हाँ सर, तो n क्या है, वेरिएबल। अगली लाइन में जाके आप उसके अंदर वैल्यू असाइन कर देते थे, याद है। और सॉरी श्याम भी एक वेरिएबल है, आप कह रहे हो ना सर रेफरेंस वेरिएबल है, तो क्या उसको भी ऐसे डिफाइन किया जा सकता है जैसे इंटीजर को करते हैं, क्योंकि हमने तो यही सुना है कि डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम लिख दो वेरिएबल बन जाता है। बिल्कुल हो सकता है। ये जो श्याम है ना, इंट है पर्सन श्याम, वैसे ही इंट क्या है, डेटा टाइप n है, वेरिएबल पर्सन क्या है, क्लास भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ही तो होता है। तो पर्सन है डेटा टाइप और उसका वेरिएबल है श्याम, कौन है श्याम। अब आप इधर लाइन में आके नेक्स्ट लाइन में आके n में वैल्यू असाइन कर दिए, इंटीजर वेरिएबल है, इंटीजर ब्लॉक एलोकेट हुआ होगा तो इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, क्योंकि ये रेफरेंस वेरिएबल है ये तो रेफरेंस ही होल्ड करेगा ना। तो इसको असाइन हम कर रहे हैं न्यू के थ्रू, एलोकेट किया गया रेफरेंस। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। हाँ तो चलिए, 1 बजे बुला लिया, कोई बात नहीं, फिर 2 बजे ठीक। तो जब अब अगर हमने इधर इसको बनाया, यहाँ क्या कहेंगे इसको, इधर आने के बाद इसे क्या कहेंगे हमें ये बता दो। इस लाइन में इसे हम कह रहे होंगे रेफरेंस वेरिएबल। अभी ये क्या है, रेफरेंस वेरिएबल। ये क्या है, इंटीजर वेरिएबल है। रेफरेंस वेरिएबल में रेफरेंस स्टोर होगा, इंटीजर वेरिएबल में इंटीजर स्टोर होगा, सिंपल सी बात है। न्यू क्या बनाता है, नए इंस्टेंस, क्या बनाता है, न्यू इंस्टेंस, और उसे ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट एक ही बात है, इतना ध्यान रखें, दोनों एक ही बात। इंस्टेंस कह लो या ऑब्जेक्ट कह लो, ठीक है। ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस बनाने का काम किसका है, न्यू का है, और उस इंस्टेंस का रेफरेंस रिटर्न करता है न्यू, उसे हमने असाइन करना होता है किसमें, इस रेफरेंस वेरिएबल में।
तो किसी ऑब्जेक्ट का, किसी इंस्टेंस का रेफरेंस आ गया किसमें? श्याम में। आ गया ना? ना समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, अभी समझ में आया करता है इंपॉर्टेंस इसकी। न्यू ने मेमोरी एलोकेट की, एक इंस्टेंस क्रिएट किया, क्या बना? इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट। यहां पे इसे हम कह रहे हैं रेफरेंस वेरिएबल। सही है। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो सर ये श्याम अब कहलाएगा इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ये इंस्टेंस हो गया। और इंस्टेंस ऑफ अ क्लास किसे कहते हैं? किसी ऑब्जेक्ट को ही तो कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंस्टेंस ऑफ द क्लास होता है ना। अब मुझे बताओ, मैंने फॉर्च्यूनर का ब्लूप्रिंट बनाया, सही है। उस फॉर्च्यूनर का एक भी फीचर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए ना। अब गाड़ी घर पे खड़ी है तो मैं कह सकता हूँ ना ये उस ब्लूप्रिंट का पार्ट है, ब्लूप्रिंट का इंस्टेंस है। इंस्टेंस मतलब एग्जांपल। ये जो एसी है, ये प्रोडक्ट जो है वो इंस्टेंस है किसका? उस ब्लूप्रिंट का जो मित्सुबिशी वालों ने बनाया था, उसका एक इंस्टेंस ही तो है। एक ब्लूप्रिंट के n नंबर ऑफ इंस्टेंस बनते हैं ना। हाँ सर, हजारों एसी बनाए होंगे इन लोगों ने, सेम ही होंगे, सेम होंगे ना। इस सेगमेंट में सब तो सेम ही बनाए होंगे ना। 1.5 टन का है या 2 टन का है, तो 2 टन वाले तो सब सेम ही है। सही है। तो वो किसके हैं? किसी एक ब्लूप्रिंट या डिजाइन को बिलोंग करते हैं। वैसे ही हम अपने क्लास के जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उनको हम कहते हैं वो इंस्टेंस ऑफ द क्लास। क्या कहते हैं? इंस्टेंस ऑफ द क्लास। सही है। तो जो श्याम है वो अब क्या हो चुका है? इंस्टेंस ऑफ द क्लास। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो हम इसको इंस्टेंस एस भी लगाना पड़ता है और ऑब्जेक्ट कुछ भी कह लें। ये मैंने लिख दिया इंस्टेंस ऑफ अ क्लास किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट को कहते हैं। ठीक है। ये मैंने बता दिया कि भाई अब श्याम क्या हो चुका है। अब श्याम को हम कहेंगे इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट। सही है, ठीक। तो इतना काम होगा। अभी मेमोरी एलोकेशन की बात करें तो सिर्फ इतना ही हुआ होगा। बहुत बढ़िया। अब इनको हटा दो। अब मेमोरी तो एलोकेट हो गई, मेमोरी एलोकेट हो गई है, तो हम इन वेरिएबल्स को या इन फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। हाँ सर, हमने किया भी था। न्यू के बाद ऑब्जेक्ट बना के न्यू के बाद सीधा फंक्शन कॉल लगा दी थी ना। हाँ सर, ये वाले फंक्शन कॉल हुए थे। बट जब मैं प्रिंट को कॉल किया था या ईट को कॉल किया था तो नल इज ईटिंग प्रिंट होके आ रहा था, क्योंकि ईट फंक्शन उस नेम वेरिएबल को यूज करता है। इसी ऑब्जेक्ट का पार्ट है ना ये दोनों। तो ये जब इस नेम के अंदर जाके देखा इसने तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर क्या स्टोर होता है? नल। स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू होती है नल। क्या होती है? और इंटीजर की होती है 0। तो आप इन वेरिएबल्स को अगर एक्सेस करोगे ना, एक्सेस करोगे, इन फंक्शंस को कॉल करोगे, इन फंक्शन में तुमने वो वेरिएबल्स को बाइंड कर रखा होगा, तो वैल्यू क्या आएंगी? नल आएंगी, डिफॉल्ट वैल्यू आएंगी। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ है, सिर्फ इनिशियलाइजेशन भी करना पड़ेगा। कल बताया था ना, मैंडेटरी होता है। नहीं कर रहे तो एक्सेप्शन भी आ सकता है अगर किसी ने कोई मेथड कॉल कर दिया। आया था कल नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो ठीक है। अब हम क्या कर रहे थे कल, फिर हमने आगे चल के श्याम डॉट नेम, श्याम के अंदर क्या स्टोर है? ठीक है, यही तो स्टोर है। क्या साइन क्या है? जो न्यू ने एड्रेस एलोकेट किया था उसी का वो एड्रेस ही तो जाएगा श्याम में, सही जाएगा। तो श्याम
जहां जहां तुम यूज करोगे ना वहां 710 समझाया जाएगा। 710 क्या है? मेमोरी एड्रेस। रेफरेंस वेरिएबल है, किसी न किसी एड्रेस को पॉइंट करना। बहुत तो सर श्याम मतलब 710 के अंदर ये क्या है? ये 4 मेंबर वेरिएबल है, ये 4 मेंबर फंक्शन है, ठीक है ना? 4 वेरिएबल 4 फंक्शन, 8 प्रॉपर्टी है, 8 मेंबर्स एलोकेट हुए हैं 710 के अंदर, सही है? अब मैंने इनमें से अगर किसी को भी एक्सेस करना है ना, कोई भी मेंबर अगर मुझे यूज करना है तो मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर यूज करते हैं yes. और उस मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर को ही डॉट ऑपरेटर कहते हैं। तो आप कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी एक्सेस करते हो ना तो डॉट लगाते हो। आपने लिखा श्याम डॉट नेम, मतलब श्याम का मतलब हुआ 710 और यहाँ जब डॉट लगा दिया तो डॉट तो मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर था। अब आप एलिजिबल थे कोई सा भी मेंबर सिलेक्ट करने में, तो आपने सबसे पहले इससे एक्सेस किया नेम को, ठीक है? एक्सेस हो गया वो ब्लॉक और एड्रेस तक पहुंच चुके हैं, नेम के इस ब्लॉक पे खड़े हैं। अब आप बोल रहे हो इक्वल्स टू श्याम, मतलब उस ब्लॉक के अंदर कुछ असाइन करना चाहते हो स्ट्रिंग, तो आपने इस नल को ओवरराइड कर दिया किससे? श्याम से। सही वैल्यू। इसके बाद आप सीधा चाहो तो श्याम डॉट नेम को प्रिंट करा के देखोगे ना तो प्रिंट हो जाएगा, श्याम हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन हमें तो सारे वैल्यूज पहले दे देंगे ये सब, उसके बाद ही कोई फंक्शन कॉल करेंगे। हमें यही बताएगा इनिशियलाइजेशन कंप्लीट कर लो और अगली वैल्यू हमने इनिशियलाइज की, हमने वही लिखा जैसे श्याम डॉट, मतलब इसी एड्रेस के अंदर ही तो है सब कुछ, तो श्याम से डॉट लगाया, आईडी को सिलेक्ट कर लिया, एक मेंबर था आईडी सिलेक्ट किया, उसमें क्या साइन कर रहे हो 101, मतलब यहाँ आ जाएगा 10। अगली बात श्याम डॉट जेंडर को मैंने एक्सेस किया, ये रहा, उसमें क्या साइन कर दिया मेल, नल हटाया मेल लिख दिया। फिर श्याम डॉट एज को एक्सेस किया, क्या ले आए 23 ले। तो तुम जब ये कर रहे थे तो डाउन द लाइन ये चल रहा था, बात है कितने बजे से फर्स्ट क्लास में जाओगी आप भी 1:30 पे स्टार्ट होगी वो क्लास, है ना? लेट नहीं हो, इस वाले कैबिन में बैठ जाओ सामने वाला। हाँ अच्छा 11 हो गए, ठीक। तो तुमने ये किया, ये हुआ, जब ये वैल्यूज मिल चुकी हैं, वैल्यूज आपने स्टोर कर दी हैं, उसके बाद तुम जब ईट को कॉल करवाए हो, श्याम डॉट ईटी को कॉल किया ना, श्याम मतलब 710 डॉट ईटी है, और ईट वाले फंक्शन में जाओगे तो तुमने क्या इंप्लीमेंटेशन दे रखा है, नेम इज ईटिंग, मतलब ये वाले वेरिएबल को एक्सेस कर रखा है। तो ये गया नेम में, देखा जाके नेम के ब्लॉक में क्या स्टोर था श्याम, तो प्रिंट होगा श्याम इज ईटिंग। वैसे ही अगला फंक्शन असल, उस असल में भी तुमने नेम एक्सेस कर रखा है, तो फिर नेम का ये वैल्यू जा रहा था, प्रिंट को कॉल किया तुमने लास्ट में अगर, तो प्रिंट ने तो चारों वेरिएबल यूज कर रखे हैं ना, तो हर एक वेरिएबल यही रखा है, इसलिए वो डायरेक्ट यूज कर पाता है बिना किसी रेफरेंस के। यहाँ पे अगर मुझे वेरिएबल एक्सेस करना था तो मुझे श्याम डॉट नेम लिखना पड़ा ना, क्या मुझे प्रिंट फंक्शन में ये करना पड़ा है? यहाँ पे डायरेक्ट नेम आईडी वो सब कुछ लिख दिया, क्यों? क्योंकि वो एक ही ब्लॉक का पार्ट है, उन सबको मेमोरी एक ही जगह मिली है, वो इसी ऑब्जेक्ट में स्टोर है ना ये सारे वेरिएबल, तो ये तो डायरेक्ट एक्सेस कर लेंगे। बट तुम कहाँ बैठे हो? तुम मेन में बैठे हो किसी दूसरी क्लास में, इसलिए तुम्हें तो फिर ऑब्जेक्ट ही चाहिए होगा, रेफरेंस चाहिए होगा, बिना एड्रेस के आप वहां नहीं जा पाओगे। क्या तुम ये बात समझ पा रहे हो जो चल रही है? नहीं हुआ, ठीक है? तो डाउन द लाइन ऑब्जेक्ट कैसे बन रहे हैं? ऐसे बन रहे हैं। वो जो एक प्रोग्राम कल बनाया था उसको ही समझिए। स्टैक का मतलब, मुझे बताओ फंक्शन कॉल करोगे तो स्टैक तो चाहिए ना, मेन फंक्शन कॉल हुआ हो वो तो स्टैक नहीं हुआ होगा, मेन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स बनेंगे वो सब स्टैक नहीं बनेंगे, बट जो न्यू से बनेगा वो ऑब्जेक्ट है वो हीप में जाएगा। तो याद करो इन एन लिखा था, उसको मेमोरी कहाँ मिली होगी? स्टैक में मिली होगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो आप समझेंगे, मैं रेफरेंस वैल्यू पढ़ाने जा रहा हूँ,
उसमें आपको बताया जाएगा रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, तो डेमो d1 इक्वल्स टू न्यू डेमो, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया डेमो क्लास का। ठीक है, d1 क्या है? d1 इज अ रेफरेंस वेरिएबल व्हिच रेफर द ऑब्जेक्ट ऑफ डेमो क्लास। ये ऑब्जेक्ट को वो रेफर कर रहा होता है जो कहां बना है, if में बना। सही है, अगर हम देखें तो हमें इतना बताया गया है कि सर जो ऑब्जेक्ट आप न्यू से बनाते हो वो हीप में जाते हैं। न्यू से जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है वो लाइन नंबर 41 पे बनाया है, बट जो रेफरेंस वेरिएबल था वो 38 पे ही बन गया था। क्या इसको मेमोरी नहीं मिली होगी? तो कहां मिली होगी? क्या इसको भी हीप में मेमोरी एलोकेट होगी? नहीं। रेफरेंस वेरिएबल को हमेशा मेमोरी स्टैक में मिलती है। यहाँ पे क्या गेम चल रहा है? ये चल रहा है, ये ना छोटा सा तुम्हारा स्टैक, ये तुम्हारा मीन के अंदर जितने भी वेरिएबल बनाए जाएंगे उन सबको मेमोरी इधर मिलेगी। आपने बोला यहाँ पे int n बनाया था या ये आर्क्स पैरामीटर वाला वेरिएबल है, इन सबको मेमोरी यहीं मिलेगी। आर्क्स हो गया, n बनाएंगे तो n को मेमोरी इधर मिलेगी। तो सर पर्सन श्याम भी तो बनाया, श्याम यहां से बैठा बैठा इसे पॉइंट कर रहा होता है। रेफरेंस वेरिएबल का स्टैक से बैठा बैठा पॉइंट कर रहा होता है, वो रेफर कर रहा होता है हीप वाले ऑब्जेक्ट करेगा ही ना। रेफरेंस वेरिएबल तो रेफर ही तो करेगा। तो यहां आगे अगर आप देखोगे तो यही लिखा है ये। अब इनकी कुछ लाइन लिखी है, इनको पढ़ लेते हैं। बोला है रेफरेंस वेरिएबल का द रेफरेंस वेरिएबल इज यूज्ड टू पॉइंट ऑब्जेक्ट वैल्यूज। ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को ही तो पॉइंट करने के लिए यूज होता है। हाँ सर, श्याम क्या था? रेफरेंस वेरिएबल, उसी ने तो उन ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज को पॉइंट किया था, तभी तो डॉट ऑपरेटर से आपने सारी प्रॉपर्टी एक्सेस कर पाएंगी। रेफरेंस वेरिएबल कैन आल्सो स्टोर नल वैल्यूज। रेफरेंस वेरिएबल में नल वैल्यू स्टोर हो जाती है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट में ये नल रहता है, हम स्टोर नल कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। If no object is passed to a reference variable, then it will store null value। ठीक है, हम चाहे तो null असाइन कर दें, नहीं भी करोगे तो बाय डिफॉल्ट इसमें null ही होता है। और null असाइन करना गुड प्रैक्टिस होती है जब हम पॉइंटर पढ़ते हैं सी या सी प्लस। नहीं करेंगे तो गार्बेज एड्रेस दिखेगा वो। इसलिए सर हम हमेशा null असाइन करके चलते थे अपने पॉइंटर वेरिएबल। आगे you can access object members। object के members को कैसे एक्सेस करोगे? using reference variable। reference variable से सीधा एक्सेस हो जाएगा? नहीं, using dot operator। reference variable के बाद dot operator लगा के आप अपने ऑब्जेक्ट के किसी भी मेंबर को सिलेक्ट कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो यही तो तुमने किया अभी। क्या तुम्हें रेफरेंस वेरिएबल समझ में आ रहा है? रेफरेंस वेरिएबल वो वेरिएबल है जो रेफरेंस होल्ड करता है। जब उसमें रेफरेंस